हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली किताब से बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर लाया गया है। शुरू से लेके एंड तक एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा और वन शॉट चैप्टर है। जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट करा दूंगा वैसे ही उसके बाद इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। अब इस चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या है? कंटेंट तो बहुत सारा है और यहां पर बता दूं आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बीओटी, ऑटोनोमस आइटम्स, अकोमोडेटिंग आइटम्स और इसके अलावा बहुत सारे अंदर छुपे रुस्तम की तरह बैठे हुए हैं छोटे छोटे टॉपिक्स, उसको हम कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, आपको कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं देखूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा। उसके बाद इस चैप्टर की शुरुआत करनी है एक आम शब्द से जिसको सब जानते हैं। ये लिखा है ट्रांजैक्शंस, और जो नहीं जानता अभी क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, कुछ भी लिया कुछ भी दिया, सामान खरीदा बेचा, ट्रांजैक्शन। ओके, और ट्रांजैक्शन को फिर नहीं समझ रहे तो इसको प्यार से तुम एक्सचेंज बोल के समझ लो। फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी होता है, यहां पर सिर्फ एक्सचेंज का मतलब लेन देन है। ओके, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ सामान खरीदने जाते हैं, उसके बदले पैसे देते हैं। कुछ ना कुछ अगर हम सामान बेच रहे हैं, दुकानदार हैं हम, तो पैसे लेंगे भी। तो यार ट्रांजैक्शन होता है देना और लेना। ओके, अब हम अपने देश के अंदर ही अंदर डोमेस्टिकली बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। यानी तुम अपनी गली मोहल्ले के बाहर किसी स्टोर पे जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, सामान खरीद रहे हो, या तुम्हारी खुद की दुकान है तो सामान बेच रहे हो। यार ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन दोस्तों वो ट्रांजैक्शन हुए जो एक देश की बाउंड्री के अंदर अंदर होते हैं। यानी हमारे देश के अंदर जो ट्रांजैक्शन होंगे उसको बोलेंगे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। ये चैप्टर ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये चैप्टर कहता है कि एक बंदा, मैं या फिर आप भी हो सकते हो, हम विदेशों से सामान खरीदते भी हैं और हम ही जैसे लोग विदेशों को सामान बेचते भी हैं। तो यार एक ट्रांजैक्शन जो हमने फॉरेन कंट्री में किसी बंदे के साथ किया, या फॉरेन कंट्री की सरकार के साथ किया, या फॉरेन कंट्री की कंपनी के साथ किया, वो ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं होता। उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। प्यार से बोलो तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो हम अपनी कंट्री के बाहर के लोगों से, बाहर के सरकार से, बाहर के इंस्टीट्यूट से करते हैं। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के बारे में है। अब ट्रांजैक्शन में भी ना वैरायटी है। एक ट्रांजैक्शन होता है प्यार मोहब्बत, धोखेबाजी, दुश्मनी का लेन देन। ऐसे ट्रांजैक्शन की बात नहीं करेंगे हम। ऐसी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में जिसमें पैसा बीच में आता है, माल। और जिन ट्रांजैक्शन के बीच में पैसा आता है उन ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, वो भी डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की एक लिस्ट बनाऊंगा और पूरा चैप्टर आपको ऐसे समझ में आना शुरू हो जाएगा जैसे आपको लगेगा ये तो मस्त मलाई मक्खन की तरह सिस्टम चल रहा है। भाई धाकड़ लेवल की ताबड़तोड़ तैयारी में जुटे हुए हैं, पहले आपको मैंने बताया। अब उस तैयारी में साथ आपका कॉन्सेप्ट समझोगे, दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? मैं पूरा प्रॉपर साथ दूंगा। मैं बोल दिया तुम्हारा भाई हूं, दोस्त हूं, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स हूं, ठीक है? लव कौशिक नाम है मेरा। मैं बोल देता हूं कि आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है दोस्तों? यहां पर मैंने कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की लिस्ट बनाई है। ये लिखे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यानी इनमें से एक भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जो हम देश के अंदर करते हैं। देश के बाहर करने वाले ट्रांजैक्शन की लिस्ट लिखी है, लेकिन तुम तब पढ़ना जब मैं इसको पढ़वाऊंगा, क्योंकि लिखा किसी और तरीके से है और समझाना मुझे किसी और तरीके से। इससे पहले एक बात मेरी समझ लो, जब हम कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं ना, मान लो ये हमारा प्यारा देश भारत है और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, बाकी बची दुनिया में कोई भी कंट्री हो, ठीक है? इंडिया से बड़ी कंट्री मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इनको सामान बेचेंगे तो हम इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को एक्स से मैं लिखता हूं। तो ये हमें कुछ ना कुछ पैसे देंगे, ठीक है? और अगर हम इनसे कुछ सामान खरीदेंगे तो हम बोलते हैं इसको इंपोर्ट। तो हम अब इसको पैसे देंगे। तो यार जब हम विदेशों से सामान खरीदते हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप भी विदेशों से सामान खरीदते हो, किसी ऑनलाइन वेबसाइट से सामान मंगा लिया तुमने, amazon.in से मंगाया है तो मतलब इंडिया से मंगाया है। अगर amazon.com से मंगाया है तो मतलब जहां की वो कंपनी है, अमेरिका की है ना, तुमने अमेरिका से इंपोर्ट करा दिया सामान।
तो हम बैठे बैठे इंपोर्ट करा देते हैं सामान। तो हम कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं, पहले उसकी लिस्ट बता रहा हूं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इस पेमेंट के मोड के अंदर एक चक्कर है, जब जब हमने इनसे कुछ भी सामान मंगाया तो जो हमने इसको पेमेंट करी है, ये पेमेंट हमने रुपये में नहीं करी, ये पेमेंट बेसिकली डॉलर में की जाती है। हम किसी भी कंट्री से सामान खरीद ले, नॉर्मली हम उसको डॉलर देते हैं। हम किसी भी कंट्री को सामान बेच दें, नॉर्मली वो हमारे देश को डॉलर देता है। डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। लेकिन आजकल कुछ कंट्री ऐसी है जिनके साथ हम किसी और करेंसी में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। जैसे जब ये आप मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो ईरान कंट्री से जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगाते हैं तो उसको रुपया में पेमेंट करते हैं। जापान के साथ भी हम कुछ ट्रांजैक्शन रुपीज में करते हैं। लेकिन फिर भी जिस कंट्री से हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है, तो डॉलर सबसे स्ट्रांग करेंसी है। वो इंटरनेशनल करेंसी सबसे स्ट्रांग है जिसमें ज्यादातर कंट्री ट्रेड करती है। लेकिन यह बात भी सच है कि बहुत सारी दूसरी करेंसी में भी ट्रेड होने लगा है। लेकिन हम इस चैप्टर में मानते हुए चल रहे हैं, हम कुछ बेचेंगे उनको तो हमारे पास डॉलर आएंगे, हम उनसे कुछ सामान खरीदेंगे तो हमें डॉलर देना पड़ेगा, ऐसा कुछ। ठीक है जी, तो ये सिस्टम आपको समझ में आया। तो अब हम विदेशों से सामान खरीदते हैं, गुड्स भी खरीदते हैं और सर्विस भी खरीदते हैं। गुड्स मतलब मोबाइल फोन मंगाते हैं कुछ लोग गोल्ड लेकर आते हैं, कुछ लोग फर्नीचर लेकर आते हैं, कुछ लोग टीवी लेकर आते हैं, एलसीडी लेकर आते हैं, कुछ भी चीज लेकर आते हैं, या यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तो गुड्स का इंपोर्ट हो गया। या मैं अमेरिका के बैंक में अकाउंट खुलवा दूं तो ये बैंकिंग सर्विस मैंने इंपोर्ट करा ली उनसे। ठीक है, अमेरिका की कोई भी सर्विस मैं इंडिया में ले रहा हूं तो सर्विस का इंपोर्ट करा रहा हूं। चाइना की कोई भी सर्विस इंडिया में ले रहा हूं तो उसका मैं इंपोर्ट करा रहा हूं। ऐसे ही हमारे देश के बंदे सामान विदेशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो गुड्स भी एक्सपोर्ट करते हैं और दोस्तों सर्विस भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन की लिस्ट को समझेंगे। यहां लिखा है विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड्स से है, ठीक है। और दूसरा लिखा है इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम मतलब वो आइटम जिसको हम देखते नहीं है, फील करते हैं। ये सर्विसेज होती है, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, एविएशन हवाई जहाज वाली सर्विस, ड्राइविंग सर्विस, टीचर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, सीए की सर्विस, लॉयर की सर्विस, इंजीनियर की सर्विस। सर्विस है यार, टच नहीं कर सकते सर्विस को। तो इनविजिबल आइटम का मतलब सर्विसेज से है। और मैं यहां बोल रहा हूं कि गुड्स का हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, इंपोर्ट वैसे आई से शुरू होता है लेकिन साउंड इंपोर्ट निकलता है ना एम से, तो इसलिए हम एम से डिनोट करते हैं। तो यार सर्विस का भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करते हैं। तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गया, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें पैसों का लेना और देना भी होता है। उसके अलावा एक होता है ट्रांसफर इनकम, और इस ट्रांसफर इनकम को हम यूनिलेटरल ट्रांसफर भी बोल देते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर, यार विदेशों से ना कभी कभी फ्री की इनकम अर्न कर लेते हैं, कभी कभी फॉरेन कंट्री को हम फ्री में इनकम दे भी देते हैं। जैसे कि नेपाल के अंदर या पाकिस्तान के अंदर काफी बार कोई जब डिजास्टर आई है तो इंडिया ने उनको डोनेट किया है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने डोनेट किया है। तो ऐसे हमारी कंट्री में भी कोविड के लिए कुछ डोनेशन आई थी, कोई लोग हेल्प करते हैं। आपको पर्सनल लेवल पे भी किसी ने हेल्प करी है ना, पर्सनली कोई गिफ्ट आया है अमेरिका से, क्या पता रहता हो कोई, रहती हो कोई, तुम्हें दे रही है या दे रहा है कोई गिफ्ट, तो वो एक तरीके से आप ट्रांसफर इनकम अर्न कर रहे हो। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो फ्री में कमाई जाती है बिना मेहनत के। गिफ्ट भी हो सकता है, डोनेशन भी हो सकती है, चैरिटी भी हो सकती है, ठीक है, स्कॉलरशिप भी हो सकती है। इंडिया के काफी सारे स्टूडेंट हैं जो फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाते हैं 12वीं के बाद, और वो कैसे जाते हैं, अपने खर्चे से भी जाते हैं जाने वाले तो, और कुछ जाने वालों को फॉरेन कंट्री से स्कॉलरशिप मिली होती है, उनकी गवर्नमेंट से, उनकी यूनिवर्सिटी से। तो वो ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल है कि हम ट्रांसफर इनकम विदेशों से लेते भी हैं, गिफ्ट के तौर पर समझ लो, और हम उन लोगों को ट्रांसफर इनकम देते भी हैं। तो ये भी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। फ्रॉम एंड टू एब्रोड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन कंट्री, कोई भी वर्ड यूज कर लेना। फिर फैक्टर इनकम होती है, मेहनत की इनकम। इनकम दो तरीके की, एक फ्री में, एक मेहनत की। अब फॉरेन कंट्री में नौकरी करेंगे तो वहां से सैलरी मिलेगी, ये भी एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। फॉरेन कंट्री में किसी को उधार दे दिया तो वहां से इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट भी एक इनकम है। फिर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऐसी कुछ इनकम्स हैं। डिविडेंड है, फॉरेन कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से प्रॉफिट का एक हिस्सा आ जाएगा हमारे पास, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। तो हम विदेशों से फैक्टर इनकम भी कमाते हैं, और हम विदेशों को फैक्टर इनकम देते भी हैं। अगर कोई बाहर का बंदा इंडिया में काम कर रहा है तो उसको सैलरी देनी नहीं पड़ेगी। तो फैक्टर इनकम होती है मेहनत की कमाई। इसका एग्जांपल आप मान सकते हो, इंटरेस्ट हो सकता है,
ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज हो सकती है, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा या प्रॉफिट डिविडेंड हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल है इसके। तो ये भी हम विदेशों को देते हैं और विदेशों से लेते हैं। नेशनल इनकम में इसका बहुत नाम सुना था, इसको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब विदेशों से पैसा आया, फैक्टर इनकम टू अब्रोड मतलब विदेशों को पैसा दे दिया, ठीक है। तो यार ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो भी लिख रहा हूं विदेशों से रिलेटेड है। अपने देश में भी ये होते हैं लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सारी बात इंटरनेशनल। आगे हम विदेशों से उधार लेते हैं बोरोइंग्स, हम विदेशों को उधार देते हैं लेंडिंग्स। इन्वेस्टमेंट भी होती है, हम फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर दें, फॉरेनर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। भाई इंडिया में गूगल कंपनी की ब्रांच है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, तो अमेरिका ने इन्वेस्ट किया है ना, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड। अब हम उनके देश में रिलायंस खोल दे, टाटा खोल दे, बाटा खोल दे, तो इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन अब्रोड या इन्वेस्टमेंट टू अब्रोड, ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट की दो फॉर्म है जो आपके बुक में लिखी है, एक लिखी है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब नाम जितना खतरनाक है इतना खतरनाक मीनिंग नहीं है। हम जब भी किसी देश में इन्वेस्ट करेंगे या तो अपनी कंपनी की एक ब्रांच खोल सकते हैं या उसी देश में किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। तो शेयर वेयर को खरीदने की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर हमने अपनी कंपनी की कोई ब्रांच खोल ली तो उसको बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर के देशों से भी हमारे देश में आती है। अब पेप्सी ने अपनी कोई ब्रांच खोली है, पेप्सी तो अमेरिका की है ना, तो एफडीआई आ रही है हमारे देश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। अब लास्ट वाला बड़ा खतरनाक ट्रांजैक्शन है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे देश में आरबीआई के पास डॉलर की स्टॉक रखी है, फॉरेन करेंसी की बहुत सारी करेंसी की स्टॉक रखी हुई है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो आरबीआई के पास डॉलर रखे हुए हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है जी। अब ये आरबीआई है और ये हमारे इंडिया की फॉरेन करेंसी की मार्केट है, इसको बोल दिया मैंने फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज शॉर्ट में लिख दिया मार्केट, ये बोल दिया। ऐसा मत सोचना कि आरबीआई को छोटा बना दिया, ऐसे ही, ठीक है। आरबीआई ने अगर डॉलर की स्टॉक अपने ही देश की मार्केट को बेच दी, मान लो यहां सेल कर दिया, कुछ डॉलर या फॉरेन करेंसी बेच दी, तो आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन इस मार्केट के पास फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो दोस्तों हम इस चैप्टर में आरबीआई की बात नहीं कर रहे हैं, आरबीआई के पास जो भी डॉलर की स्टॉक रखी है वो अलग है, लेकिन हम इस वाली मार्केट की बात कर रहे हैं जहां पर फॉरेन करेंसी का ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इस मार्केट में अगर पैसा बढ़ गया तो ये एक रिसिप्ट वाली चीज है, मतलब पैसा आया, हम ऐसा सोचते हैं। यहां पर इस चीज को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तुम मान के चलो कि आरबीआई जब फॉरेन करेंसी को अपने ही देश में बेच देता है, ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है क्योंकि फॉरेन करेंसी का ट्रेड हुआ है यहां पर, ठीक है। ये करेंसी बाहर से ही आई है, सिर्फ फॉरेन करेंसी का लेन देन, ये अलग से एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है। स्टार्टिंग के 6 ट्रांजैक्शन तुमने नोट कर लिए होंगे कि विदेशों से लेन देन हो रहा है, लेकिन आरबीआई से अगर फॉरेन करेंसी का लेन देन हो रहा है वो भी एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में काउंट होता है भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों ये 7 लेवल के ट्रांजैक्शन हमारे देश की सरकार एक अकाउंट में रिकॉर्ड करती है, उस अकाउंट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो कोई पूछ ले बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो ये सब इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ये किसके बीच में हुए हैं, ये हमारे बीच में हुए हैं और बाकी बची हुई दुनिया के बीच में हुए हैं। तो बीओपी इज अ अकाउंट या बीओपी अकाउंट इज अ अकाउंट इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन आर रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेजिडेंट का मतलब हम इंसान, इंडिविजुअल, या फिर हमारे देश की कोई कंपनी भी हो सकती है या फिर हमारे देश की सरकार भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो इन सभी ट्रांजैक्शन को आरबीआई रिकॉर्ड करता है और जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करता है दोस्तों उसी अकाउंट को बोलते हैं बीओपी अकाउंट। यहां से चैप्टर की नींव बन गई है, रूपरेखा यहां से स्टोर हो गई है। अब बीओपी अकाउंट की डेफिनेशन की बात करें तो आसान लेवल पे लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, अब साइज थोड़ा करते हैं पेन का, येलो करते हैं। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब तुमसे कोई बीओपी की डेफिनेशन पूछे या बीओपी अकाउंट की डेफिनेशन पूछे, एक ही बात है। क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन आर रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। बिटवीन अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई जैसे समझाया है जिस लैंग्वेज में
उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ मिला है। अब ये जो पीछे चलते हैं वापस, ये जो 7 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए थे, ये यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये जो 7 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए थे बीओपी अकाउंट के अंदर, उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। स्टार्टिंग के 4 ट्रांजैक्शन, ये 4 ट्रांजैक्शन बीओपी एक अलग से रिकॉर्ड करता है, और बाद के जो 3 ट्रांजैक्शन है बीओपी इन ट्रांजैक्शंस को अलग से रिकॉर्ड करता है। तो जिस बीओपी अपने आप में 2 अकाउंट बना के चलता है, ये लाइन जो बोल रहा हूं ये उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स में अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आपको पता है कि फाइनल अकाउंट के 2 हिस्से होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा P&L अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही अब आ जाओ नॉर्मल पे, बीओपी अकाउंट के भी 2 हिस्से होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो ये 4 ट्रांजैक्शन बीओपी जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। करंट ये बिजली लगने वाला करंट नहीं है, ये करंट अकाउंट है, ठीक है। और ये वो अकाउंट भी नहीं है जो मनी एंड बैंकिंग में बैंक के पास खुलवाते हैं, या फिर अकाउंट्स में जो पार्टनरशिप वगैरह बनाते हैं, ये अलग से नाम है। और इस अकाउंट को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। कोई तुमसे पूछ ले करंट अकाउंट क्या होता है, भाई करंट अकाउंट वो होता है जो ये 4 इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बिटवीन अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर पूछ ले कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो ये 3 इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बिटवीन अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लैंग्वेज ऐसी बनानी है, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन एक और बन सकता है कि बीओपी के कंपोनेंट्स कितने हैं, तो आप लिखोगे इसके 2 कंपोनेंट है, पहले का नाम बेचारे का करंट अकाउंट, दूसरे का नाम कैपिटल अकाउंट। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स कितने हैं, तो उन चारों के नाम बताने हैं, ये रे स्टार्टिंग में अभी बता दूंगा। फिर पूछेगा कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स कितने हैं, तो इन तीनों के नाम बताने हैं। अभी इसको क्रिस्टल क्लियर करता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। बीओपी अकाउंट रिकॉर्ड क्या कर रहा है, बीओपी अकाउंट में 2 बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, एक पैसे का आना, एक पैसे का जाना, रिसिप्ट एंड पेमेंट। जिस ट्रांजैक्शन से फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ है देश के अंदर, यानी देश के अंदर में आरबीआई की बात नहीं कर रहे, फॉरेन करेंसी की मार्केट की बात कर रहे हैं, हमारे और आपके पास की बात कर रहे हैं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। जिस ट्रांजैक्शन से फॉरेन कंट्री से पैसा आया है वो रिसिप्ट है, और जिस ट्रांजैक्शन से हमने आउटफ्लो किया है, यानी तुमने कुछ भी यार विदेशों से सामान खरीद लिया, इंपोर्ट कर लिया, तो आपने पेमेंट करी होगी ना, आपके अकाउंट से तो रुपीज ही कटे होंगे, ये तो बात मुझे पता है। लेकिन जब फाइनल पेमेंट उस बंदे को हुई होगी तो वो आरबीआई की तरफ से या बैंकिंग सिस्टम की तरफ से वो डॉलर में ही हुई होगी, ठीक है ना। हम तो चिल रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या कट रहा क्या नहीं कट रहा, लेकिन देश के पास से तो जा रही है चीजें, है ना। हमें क्या फर्क पड़ रहा है अकाउंट बन रहा नहीं बन रहा, किसी को पता ही नहीं। अपन चिल है, फोन मंगाए जा रहे हैं दुबई से, अमेरिका से सस्ते में आ रहे हैं आईफोन, नहीं, लेकिन सरकार रिकॉर्ड कर रही है, हमें नहीं बता रही, रिकॉर्ड कर रही है। जिस अकाउंट में रिकॉर्ड कर रही है उसी अकाउंट को बोलते हैं बीओपी अकाउंट। अब मोबाइल फोन मंगा रहे हो तो मोबाइल फोन एक गुड्स है, तो ये चीज रिकॉर्ड होगी करंट अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट के अंदर विजिबल आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं, स्टार्टिंग के 4 ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। अभी डिटेल में और जाएंगे भाई। तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, उस्ताद ये चीज पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में रिसिप्ट साइड को क्रेडिट साइड भी बोलते हैं इस वाले चैप्टर के लिए, और पेमेंट साइड को डेबिट साइड भी बोलते हैं इस वाले चैप्टर के लिए। अब रूपरेखा क्या है चैप्टर की, ये बीओपी अकाउंट लिख रहा हूं मैं यहां पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और अकाउंट लिखने का ऐसा निशान सा बना रहा हूं। इसके अंडर में 2 अकाउंट बनते हैं, सबसे पहले पे करंट अकाउंट, ये आपको समझना जरूरी है, ऐसे मैंने लिख दिया। और फिर बनता है कैपिटल अकाउंट। चलो जी, कैपिटल अकाउंट भी बना दूं, ग्रीन कलर से बनाया तो चलो, कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। एक साइड में लिखते हैं कि पैसा आया कहां से, एक साइड में लिखते हैं कि पैसा गया कहां पे। तो यार इस वाली साइड में लिखेंगे रिसिप्ट, तो इसको क्रेडिट साइड बोलेंगे सीआर, इस वाली साइड को बोलेंगे डेबिट साइड, और इसको डीआर। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में बताना कि डेबिट साइड को शॉर्ट में डीआर क्यों बोलते हैं। डीआर से तो डेबिट बनता ही नहीं। जो समझदार होगा बच्चा वो बढ़िया आंसर देगा इस बात का, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार गूगल सर्च करो या दिमाग लगाओ, अपने टीचर से पूछो, कहीं से तो पूछो, फिर मैं रिप्लाई करके तुम्हें बताऊंगा सही आंसर क्या है। और कैपिटल अकाउंट में पैसा आया तो क्रेडिट साइड में, पैसा गया तो डेबिट साइड में। अब मैंने यहां क्लियर भी कर दिया कि ये भैया रिसिप्ट वाली साइड है, मतलब माल आ रहा है, और ये पेमेंट वाली साइड है, माल जा रहा है। अब ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है बीओपी का सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है।
फॉरेन करेंसी आ रही है तो रिसिप्ट, फॉरेन करेंसी जा रही है तो पेमेंट, अपनी करेंसी का कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं करंट अकाउंट में 4 चीजें रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, अब यहां दिखा देता हूं आपको पहले 4 चीजें कौन सी है करंट अकाउंट में। एक विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक इनविजिबल आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक ट्रांसफर इनकम फ्रॉम एंड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या टू अब्रोड, कुछ भी लिख दो, और फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को फीफा बोल दो, नेशनल इनकम याद आ जाएगी, और फैक्टर इनकम टू अब्रोड को फीटा बोल दो, मतलब लिखो या ना लिखो, मतलब पूरा पूरा भी लिख सकते हो, नेशनल इनकम याद आ जाएगी, बस और कुछ नहीं है। तो यार ये ट्रांजैक्शन होते हैं करंट अकाउंट के अंदर। और कैपिटल अकाउंट के अंदर 3 ट्रांजैक्शन होते हैं। पहला बोरिंग एंड लेंडिंग फ्रॉम एंड टू अब्रोड, बोरिंग फ्रॉम होती है एंड लेंडिंग टू होती है। ठीक है, लेंडिंग का मतलब पैसा देना, अब्रोड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी फ्रॉम एंड टू अब्रोड है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड एंड इन्वेस्टमेंट टू अब्रोड। अच्छा, अब्रोड है या अब्रोड है, समझ में आना चाहिए बस। फिर चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कम हो जाना होता है डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये फॉरेक्स लिखा है ना, इसको फॉरेन एक्सचेंज बोल दिया। आरबीआई के पास अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया तो मतलब मार्केट में पैसा आ गया, तो एक रिसिप्ट होती है क्रेडिट साइड, और इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कर दिया तो ये आरबीआई के पास से पैसा चला गया, क्योंकि आरबीआई ने करेंसी खरीद ली होगी। कहां से खरीदी होगी, देश के बंदों से, देश की मार्केट से करेंसी कम हो गई फिर। ठीक है, तो ये पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होता है, यानी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। चलो कोई नहीं, ये तो ट्रांजैक्शन बता रहा था, अब अकाउंट पे आते हैं फाइनली। हाँ जी, तो विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट को मैं वीएक्स लिखूंगा। जब जब विजिबल आइटम का तुम एक्सपोर्ट करोगे, बेचोगे विदेशों में, तो पैसे आएंगे ना, तो पैसे आने वाली साइड। अगर तुमने गुड्स मंगा ली विदेशों से तो विजिबल का इंपोर्ट, पैसे जाने वाली साइड। इनविजिबल कुछ बेचा बाहर तो पैसा आया, इनविजिबल कुछ खरीद लिया बाहर से, इनविजिबल का इंपोर्ट, पैसा गया। ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, इनविजिबल का मतलब आई, विजिबल का मतलब वी। ठीक है, और यहां लिख दिया ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रोड, पैसा आया फ्री वाला, ट्रांसफर इनकम टू अब्रोड, पैसा गया फ्री वाला। पेपर में नहीं आएगा ये अकाउंट बनाना, लेकिन इस अकाउंट्स की हेल्प से आप बहुत कुछ समझ सकते हो। फैक्टर इनकम टू अब्रोड, विदेशों से पैसा आया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों को पैसा दे दिया। अब जितना भी दिया है यहां पर अमाउंट लिख के टोटल कर देंगे, यहां पर अकाउंट लिख के टोटल कर देंगे। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट पे। विदेशों से उधार लिया पैसा, भाई सिर्फ रिसिप्ट देख रहे हैं, प्रॉफिट और प्रॉफिट नहीं। तो बोरिंग्स फ्रॉम अब्रोड, पैसा मिला। अगर लेंडिंग कर दोगे तो पैसा गया। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड या एफडीआई लिखा है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, पैसा आ गया। और इन्वेस्टमेंट टू अब्रोड तो लिख दिया यार पूरा, यहां पे ऐसे लिख दिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शॉर्टकट में, तो पैसा गया। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। अब डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पैसा आ गया, और इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पैसा गया। तो यहां पर भी यार इसकी अमाउंट की टोटलिंग हो जाती है, इधर भी टोटलिंग हो जाती है। आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मुश्किल हालातों में, एक आसान क्वेश्चन पूछेगा करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स कितने हैं, तो आप सीधा सीधा जवाब दे दोगे सर ये 4 कंपोनेंट्स हैं। अगर आपसे ये पूछा कि करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो आइटम रिकॉर्ड होते हैं किसी 2 का नाम बताओ, तो आप फिर सीधा विजिबल आइटम नहीं बोलोगे, आप बोलोगे क्रेडिट मतलब रिसिप्ट है, तो इसमें इन चारों में से किसी भी 2 का नाम लिख दोगे। 2 ही पूछे तो 4 पूछे तो चारों का नाम लिखो। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में पूछ सकता है रिसिप्ट में क्या रिकॉर्ड होता है या फिर पेमेंट में क्या रिकॉर्ड होता है अलग से। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता हूं, यह पूछा है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कहां रिकॉर्ड होगा, सिर्फ ये क्वेश्चन 3 नंबर का, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कहां रिकॉर्ड होगा। तो 3 नंबर में कैसे जवाब दोगे, हम बताएंगे भैया। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी पहली बात विजिबल आइटम है, ठीक है। दूसरी बात विजिबल है तो ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तीसरी बात इंपोर्ट कराया है मतलब फॉरेन करेंसी गई है, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो है, आउटफ्लो है तो ये पेमेंट साइड यानी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। 3 बातें लिख दी, 3 नंबर मिल जाएंगे पॉइंट वाइज, पूरे नंबर लेने का फार्मूला है ये। तो ऐसे भी एग्जांपल आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज में आपको एक अल्ट्रेशन बताता हूं अलग अलग बुक्स के हिसाब से। कुछ बुक्स कहती हैं, मैं नाम ले देता हूं, एसके अग्रवाला सर की एक बुक है, अगर किसी ने पढ़ी हो तो, गोयल प्रकाशन ऐसे करके, वो सर कहते हैं कि करंट अकाउंट के 2 कंपोनेंट्स हैं, 4 नहीं है।
कैसे? वो कहते हैं एक विजिबल आइटम हो गया और जो लास्ट के तीनों है ना, इन तीनों को वो इनविजिबल आइटम बोलते हैं, इनविजिबल्स ऐसे बोलते हैं, इनविजिबल्स। कह रहे दो ही कंपोनेंट है, एक विजिबल आइटम और एक ये इनविजिबल्स। जब इनविजिबल लिखते हैं तो उसकी डिटेल में ये तीनों चीज लिखते हैं। सर्विस इसको बोल रखा है अलग से, फिर ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम ऐसे बोल रखा है अलग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन्होंने बोल रखा है। और कुछ बुक्स वाले कहते हैं तीन होते हैं, एक विजिबल एक इनविजिबल, और इन दोनों को कंबाइन करके वो कैपिटल ट्रांसफर बना देते हैं। उन बातों को छोड़ो, आप चार पे कैच करते चलो, आपका काम हो जाएगा। बट मैंने आपको ये बता दिया कि अलग अलग रेफरेंस बुक के ऑथर ने अलग अलग सोच घुसाई हुई है, लेकिन फिर भी सारे फाइनली इसी आंसर पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो आपको यही करना है, एक नंबर भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स इस हिसाब से कर रहे हैं। अलग अलग बुक का भी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। कहीं देखो आपके दोस्त की बुक में तो कुछ और लिखा है, भाई अपनी बुक में तो कुछ और लिखा है। उस्ताद कहीं आपन गलत तो नहीं कर रहे, या मेरा दोस्त खतरे में तो नहीं है गलत कॉन्सेप्ट करके, ऐसा नहीं सोचना, सारे सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। और आगे आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। तो यार जो ये कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है जितने भी ट्रांजेक्शन, इन सभी ट्रांजेक्शन को बोलते हैं कि कैपिटलिस्टिक नेचर के ट्रांजेक्शन है, कैपिटलिस्टिक नेचर के ट्रांजेक्शन है। इस बात को ध्यान रखना, ये कैपिटलिस्टिक नेचर वाले ट्रांजैक्शन है। कैपिटलिस्टिक नेचर वाले ट्रांजैक्शन वो होते हैं, अगर आप गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर जानते हो तो, नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। कैपिटलिस्टिक नेचर वाले ट्रांजैक्शन हैं ये सब, ये तीनों बोल दिया भाई उस्ताद, ठीक है जी। ऑलमोस्ट आधा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है ना। आगे एक नया कॉन्सेप्ट कराता हूं आपको मैं। सिर्फ देखो जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना, ये 7 ट्रांजैक्शन थे। कभी भी तुमसे पूछ ले कि बीओपी के कितने कंपोनेंट होते हैं, ये मत बोलना 7 होते हैं, आप बोलना 2 होते हैं, एक करंट अकाउंट दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के कितने कंपोनेंट होते हैं? स्टार्टिंग के 4। कैपिटल अकाउंट के कितने कंपोनेंट होते हैं? बाद के 3। ओके, अब एक एक आइटम इसका डिटेल में पढ़ना चाहिए, लेकिन आपके कोर्स में ये शुरू के 2 आइटम्स की डिटेल बताना है। तो मैं पहले विजिबल आइटम को पकड़ लेता हूं, तो आपका एक नया कॉन्सेप्ट क्रैक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड को दोस्तों शॉर्ट में बीओटी बोलते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, इस बेचारे को ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और एक नाम और है इसका, इसको मर्चेंडाइज बैलेंस। मर्चेंडाइज का मतलब होता है सामान, यानी गुड्स, ठीक है। मर्चेंडाइज बैलेंस भी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, बस इतना नहीं लिख रहा अब मैं, ठीक है ना। अब ये विजिबल ट्रेड बोलते हो तो विजिबल आइटम से रिलेटेड है। मान लो विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट यहां लिख रहा हूं मैं, विजिबल आइटम का इंपोर्ट यहां लिख रहा हूं मैं एक देश के लिए। चलो जी, फिर यहां लिखते हैं, मान लो एक कंट्री ने 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और 80 करोड़ का इंपोर्ट किया, तो 100 करोड़ रुपया आया, 80 करोड़ रुपया गया। हाँ, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में होना चाहिए। तो कितना फायदा हुआ उस देश को? 100 में से 80 माइनस कर दो, 20 आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है ना, इसको ही बोलते हैं ट्रेड बैलेंस या फिर बीओटी। तो कोई पूछ ले बीओटी क्या होता है, तो यार ये विजिबल का एक्सपोर्ट माइनस विजिबल का इंपोर्ट होता है। और आसान भाषा में अगर डिफाइन करो तो बीओटी रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट। ये वैल्यू वर्ड लिख देना, बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए खतरनाक टीचर उनके नंबर काट लेते हैं, ठीक है। जो मैंने बोला वो सुन लेना। ऐसा भी हो सकता था कि इस कंट्री ने 80 का एक्सपोर्ट किया है, 100 का इंपोर्ट किया है, तो फिर भी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करने हैं, 80 में से 100 माइनस करने हैं, तो आंसर आ जाएगा -20। तो इससे साबित होता है बीओटी की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। यानी यहां हमें दिख रहा था कि हमें ज्यादा पैसा मिल गया, मतलब बेचा हमने माल 100 का है और खरीदा 80 का है, तो देश के पास फॉरेन करेंसी ज्यादा आई है। तो यार इस सिचुएशन को बोलते हैं सरप्लस बीओटी, सरप्लस बीओटी या फिर फेवरेबल बीओटी। और जब ऐसा लगता है कि हमने खरीद ज्यादा लिया और बेचा कम है, मतलब फॉरेन करेंसी जा रही है, तो यार इसको बोलते हैं डेफिशिट बीओटी, डेफिशिट बीओटी या फिर अनफेवरेबल बीओटी बोल देते हैं। एनर्जी बनी रहनी चाहिए, पूरी वीडियो देखनी है, समझ रहे हो। तो कोई पूछे सरप्लस बीओटी क्या होता है, डेफिशिट बीओटी क्या होता है, तो भाई सीधा जवाब देना है, सरप्लस बीओटी या फेवरेबल बीओटी वो सिचुएशन है जब बीओटी के अंदर विजिबल का एक्सपोर्ट विजिबल के इंपोर्ट से ज्यादा होता है। सिंपल सी बात, एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। अगर बोले डेफिशिट बीओटी क्या होता है, वो सिचुएशन जहां पर विजिबल का एक्सपोर्ट कम होता है, विजिबल का इंपोर्ट कम होता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक दूसरे के बराबर हो? बिल्कुल हो सकता है, कहानी यहां भी सेट हो सकती है। मान लो 100 का एक्सपोर्ट किया है, 100 का इंपोर्ट किया होता, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं बैलेंस्ड है ये सिचुएशन। तो इसको बोलते हैं दोस्तों बैलेंस्ड बीओटी।
बैलेंस्ड बीओटी वो सिचुएशन होती है जहां पर विजिबल का एक्सपोर्ट और विजिबल का इंपोर्ट दोनों बराबर होते हैं। अब तुम कहोगे भाई बीओटी की डेफिनेशन तो बता दे, तो भाई बीओ की डेफिनेशन सुन लो, बीओटी की नहीं, बीओटी की। तो बीओटी होता है विजिबल का एक्सपोर्ट माइनस विजिबल का इंपोर्ट, ये बन गया जी। ठीक है जी, ये डेफिनेशन भी है, फॉर्मूला भी यही है। और ये जो 3 सिचुएशन लिखी है इसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ बीओटी। आपसे कोई पूछ ले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बीओटी, तो बीओटी के 3 टाइप हैं। पहला सरप्लस बीओटी, दूसरा डेफिशिट बीओटी, तीसरा बैलेंस बीओटी। आसान काम है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं, मेरे को जवाब दे दो कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे बोल रहा हूं विजिबल का एक्सपोर्ट 80 है और बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका 20 है, तो मुझे विजिबल का इंपोर्ट बता दो। बस ये कमेंट सेक्शन में बता दो, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। बीओटी जिसकी वैल्यू गिवन है, विजिबल का एक्सपोर्ट जिसकी वैल्यू गिवन है, और ये विजिबल का इंपोर्ट निकालना है आपको। बस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, इससे पता लगेगा। एक एक बच्चा बोल रहा हूं, इसको कैलकुलेट करके बताओ प्लीज, मुझे जरूर पता लगेगा कि कितनों ने ध्यानपूर्वक पढ़ाई की है। ठीक है, चलो ये हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। यहां पर बीच में इनविजिबल लिखा ही होगा, इसका कोई दूसरा तीसरा चौथा नाम नहीं है। तो ये होता है इनविजिबल आइटम का एक्सपोर्ट माइनस इनविजिबल आइटम का इंपोर्ट। बस सीधी सिंपल बात। अगर इनविजिबल का एक्सपोर्ट ज्यादा है इनविजिबल के इंपोर्ट से, तो ये सरप्लस सिचुएशन है, इसको बोलेंगे सरप्लस इनविजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर एक्सपोर्ट कम है तो मतलब पैसे कम मिले, नुकसान हो गया, नुकसान को बोल सकते हो डेफिशिट इनविजिबल ट्रेड का बैलेंस। और अगर ये दोनों निकले तो इसको बोल देंगे हम ये बैलेंस्ड है। तो यार बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, सरप्लस, डेफिशिट एंड बैलेंस्ड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे अकोमोडेटिंग आइटम और ऑटोनोमस आइटम के बारे में बात कर रहा हूं। अब ये तहलका मचाने वाली चीज है, ये कहीं खुंदक ना दिलाए आपको कि सर ये कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं आया, तो बिल्कुल माइंड फ्रेश करके इस चीज को सुनो। मैं चलता हूं पीछे वापस। ये जो ट्रांजैक्शन थे, ये 4 ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के, ये 3 ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के। होता क्या है असलियत में, यहां पर पेन का कलर कौन सा चूज करूं, ये वाला चूज कर लिया जी। देखो ये सारे ट्रांजैक्शन हमने किए हैं। अब हमें, तुम भी है ना कोई फोन खरीद रहे होगे विदेशों से, तो तुम्हें चिंता नहीं पड़ेगी इंडिया के पास फॉरेन करेंसी आ रही है या जा रही है, किसी को कोई चिंता नहीं है। तो ये जितने भी लोगों ने ट्रांजैक्शन किए हैं, सरकार के ट्रांजैक्शन होने जरूरी नहीं है, ये हम लोगों के भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी रेजिडेंट। तो ये ट्रांजैक्शन हमेशा इस मोटिव से किए जाते हैं कि खुद को फायदा हो। सब लोग खुद का फायदा करने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो इकोनॉमिक मोटिव के चक्कर में लगे हुए। दुबई से फोन क्यों मंगाया है, फोन सस्ता मिल रहा है, तो पैसा बचाने के मोटिव। कुछ कंपनियां विदेशों से रॉ मटेरियल खरीदती हैं, फिर उसका कुछ सामान बना के आगे बेचती हैं, तो वो इकोनॉमिक मोटिव बोलते हैं, प्रॉफिट मोटिव को। तो ये सब ट्रांजैक्शंस जितने भी किए गए हैं प्रॉफिट मोटिव से किए गए हैं। इसका देश के इकोनॉमिक कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस चीज का कोई लेना देना नहीं होता उसको बोल देते हैं ये अनरिलेटेड है इकोनॉमिक कंडीशन से, या फिर हमारे देश की जो ये फॉरेन करेंसी का लेन देन है उसके ऊपर से अनरिलेटेड है, और वर्ड यूज करेंगे इंडिपेंडेंट है। जो चीज इंडिपेंडेंट होती है ना उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। तो यार ये जितने भी ट्रांजैक्शन थे इन सभी ट्रांजैक्शन को बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस बोलो या ऑटोनॉमस आइटम्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर लास्ट में बैलेंस आता, मतलब करंट अकाउंट का भी बैलेंस कुछ ना कुछ आया है, कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस कुछ ना कुछ आया है, लास्ट में टोटलिंग कर रहे हैं मान लो यहां पर, ठीक है, इसके नीचे भी, मतलब यहां टोटलिंग होके इसके नीचे भी एक बैलेंस देखा जाता है। मतलब ये देखा जाता है कि बीओपी के अंदर जितना भी पैसा मिला है और बीओपी में जितना भी पैसा हमने दे दिया, दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो कोई बात नहीं। अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है, बीओपी चाहे सरप्लस में हो चाहे डेफिसिट में हो, यानी चाहे फॉरेन करेंसी बहुत सारी आ गई हो या फॉरेन करेंसी हमारे देश से कम हो गई हो, हम चाहते हैं हमेशा इस सिचुएशन को बैलेंस में करना। यार बैलेंस में करने के लिए सरकार एक ट्रांजैक्शन करती है, उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अकोमोडेट करना मतलब वापस बैलेंस में लेकर आना, इसको अकोमोडेटिंग आइटम भी बोलते हैं। अब वो ट्रांजैक्शन कौन सा होता है उसको भी हल्के में लो, बात समझो जो मैंने समझाई है। एक होता है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसका
किसी दूसरे ट्रांजैक्शन से या किसी की इकोनॉमिक कंडीशन से कोई लेन देन नहीं है, ये हमने अपने पर्सनल लेवल पे किए हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए। एक होता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन या फिर अकोमोडेटिंग आइटम, ये सरकार ही करती है, हम नहीं करते। ये सरकार ने किया है बीओपी को वापस में बैलेंस में लाने के लिए, बीओपी को दोबारा बैलेंस में लाने के लिए ये ट्रांजैक्शन किया जाता है, मतलब पहले बैलेंस में नहीं था इसलिए। तो दोस्तों लास्ट में जब बैलेंस क्लोज हो जाता है ना, मतलब बैलेंस कर लेते हैं, पता लगता है कि कितना रुपया बकाया है, लेना है, मतलब ज्यादा आया है या ज्यादा गया है, उसके बाद ट्रांजैक्शन होता है अकोमोडेटिंग वाला। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में भी होते हैं, कैपिटल अकाउंट में भी होते हैं, लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होता है, वो भी बिल्कुल लास्ट में। ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में जो बता रहा हूं आपको मैं। तो अकोमोडेटिंग आइटम का दूसरा नाम है बिलो द लाइन आइटम्स, लाइन क्लोज यानी बैलेंस क्लोज होने के बाद लास्ट में नीचे ट्रांजैक्शन हुआ है, बिलो द लाइन। और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का दूसरा नाम है अबव द लाइन ट्रांजैक्शन, अबव द लाइन, ठीक है ना, इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। तो दोस्तों वापस चलते हैं अपने पेज पे। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, अबव द लाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। किस लिए किए जाते हैं? इकोनॉमिक मोटिव के लिए किए जाते हैं, प्रॉफिट मोटिव के ट्रांजैक्शन होते हैं। कौन से अकाउंट में होते हैं? करंट अकाउंट में भी होते हैं और कैपिटल अकाउंट में भी होते हैं, दोनों में ही होते हैं। चलो जी अब आ जाओ, ये सारी की सारी लाइनें ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के लिए लिखी हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के लिए ध्यान से सुनना, है ना। अकोमोडेटिंग तो लास्ट वाला है, तो अकोमोडेटिंग के बारे में सारा यहां लिखा है, इसका उल्टा ही है, देख लो। इसको भाई हाईलाइट कर देता हूं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है ना। अब इसके बारे में यहां लिखा है पहले नंबर पे, ये बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन है, बिलो द लाइन आइटम्स या ट्रांजैक्शन कुछ भी बोल लो। दूसरा, ये वो ट्रांजैक्शन है जो बीओपी को वापस से बैलेंस में लाने के लिए किए गए हैं। तो ब्रिंग बीओपी अकाउंट इनटू बैलेंस, ये इसका पर्पस है, प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं है, सरकार करती है बस इसको। सरकार क्यों जबरदस्ती इसको बैलेंस में करने में लगी हुई है? सरकार नहीं चाहती ज्यादा अप्स एंड डाउन्स, सरकार चाहती है स्टेबिलिटी, इसलिए लगी हुई है, ठीक है। और फिर ये दोस्तों सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होते हैं एंड में। तो तीन अंतर तो यहां पर पता लग गए आपको इन तीनों के बारे में, ठीक है। चौथे नंबर का अंतर आपको बताता हूं, अकोमोडेटिंग आइटम्स जो होते हैं वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये फ्लेक्सिबल में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चार डिफरेंस आपको इसके बीच में जरूर करने हैं। अब आप बोलोगे सर इसके नोट्स चाहिए, तो भाई नोट्स के लिए आपको डीपीपी सॉल्व करनी पड़ेगी पीडब्ल्यू की ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है। वहां क्वेश्चन है और क्वेश्चन के आंसर भी है, तो उसमें बहुत मस्त मलाई मक्खन वाला ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम के बीच का बढ़िया डिफरेंस लिखा हुआ है, और भी क्वेश्चन है और उनके और भी आंसर्स हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। अब करंट अकाउंट के बारे में बात करते हैं। अकेला करंट अकाउंट कैच कर लो। करंट अकाउंट की दो साइड होती है, एक तरफ पैसा आया क्रेडिट साइड, एक तरफ पैसा गया डेबिट साइड। तो यार यहां पर टोटल नहीं होता होगा अमाउंट का, मान लो 100 रुपया आया है और 80 रुपया गया है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? 20 रुपया, मतलब फायदा हुआ ना 100 माइनस 80। तो रिसिप्ट साइड का टोटल कर दो करंट अकाउंट की और पेमेंट साइड का टोटल कर दो करंट अकाउंट की, जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। यह भी तीन तरीके का हो सकता है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। यह सरप्लस में भी हो सकता है जब रिसिप्ट साइड का टोटल ज्यादा हो, जैसे कि यहां हो रहा है। यह नुकसान डेफिसिट में भी हो सकता है। कब हो सकता है डेफिसिट में? जब इस वाली साइड का बैलेंस ज्यादा हो, मान लो यहां 100 हो यहां 80 टोटल हो, तो नुकसान हो गया। और यार ये बैलेंस्ड भी हो सकता है जब दोनों साइड का अमाउंट इक्वल हो। तो करंट अकाउंट बैलेंस कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, दीज आर थ्री टाइप्स। करंट अकाउंट से इज सेड टू बी इन सरप्लस व्हेन द सम टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ करंट अकाउंट इज मोर देन द सम टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ करंट अकाउंट। अब रिसिप्ट की जगह तुम क्रेडिट वर्ड यूज भी कर सकते हो, पेमेंट की जगह डेबिट वर्ड यूज कर सकते हो। सेम हैपेंस विद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भी दोनों साइडें होती हैं, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। तो यार रिसिप्ट साइड का टोटल माइनस पेमेंट साइड का टोटल इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सम टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड द सम टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ करंट अकाउंट। समझे? तो लैंग्वेज भी उस हिसाब से बना रहा हूं आपको, मतलब क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। जब मैं बोल रहा हूं
तो कॉपी पेन लेके बैठे हो, वीडियो को पॉज करके मस्त जो लाइन बोली है मैंने वो प्लीज कॉपी में नोट कर लो। आपका कोई बड़ा डाउट है ना तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, जो नहीं लिखा जा रहा आपको कमेंट में फोटो खींच के भेज दो, इंस्टाग्राम पे जवाब दूंगा उस चीज का, ठीक है ना। हाँ जी, फिर एक मस्त क्वेश्चन बन रहा है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में अंतर बता दो जी। बढ़िया क्वेश्चन है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में अंतर। तो भाई पहला अंतर, पेन का कलर चेंज करेंगे फिर बताएंगे। पहला तो दोनों की मीनिंग लिखो, मैं नहीं लिख रहा मीनिंग यहां पे। दूसरा, दोनों के कंपोनेंट लिखो। करंट अकाउंट के 4 कंपोनेंट है, कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट है। फिर यह लिखो कि करंट कैपिटल अकाउंट कैपिटलिस्टिक नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है ना, और करंट अकाउंट कैपिटलिस्टिक नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता। अब चौथे नंबर का डिफरेंस आपको बताता हूं। नेशनल इनकम में कॉन्सेप्ट कराया जाता है कि इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं स्टॉक वेरिएबल, एक होते हैं फ्लो वेरिएबल। तो वहां से उठाकर चलो, चौथी चीज समझनी यहां जरूरी नहीं है, सुननी जरूरी है क्योंकि नंबर यहां से मिलेगा। अब करंट अकाउंट है एक फ्लो वेरिएबल या फ्लो कॉन्सेप्ट बोल लो इसको, और ये है तुम्हारा कैपिटल अकाउंट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो यार 4 डिफरेंस बन गए, नाना करते 4 डिफरेंस बन गए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है यार बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में, बीओपी अकाउंट और बीओटी अकाउंट। ये बड़ा मस्त डिफरेंस है। पहले नंबर का इन दोनों का मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग मत लिखो, मीनिंग के अलावा भी डिफरेंस बना सकते हैं। अब देखो ना, बीओपी के अंदर तो करंट अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट भी है, लेकिन बीओटी तो अकेला विजिबल आइटम है। विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, अगर बीओपी के अंदर 7 आइटम आते हैं, 4 करंट के 3 कैपिटल के, तो बीओटी तो टुच्चा सा है, उससे बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। तो बोलेंगे बीओटी इज अ नैरो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, एंड बीओपी इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इंक्लूड बीओटी। लैंग्वेज भी सुनते रहना, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है बीओटी का, और उस कंपोनेंट का नाम है विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी। इसके कंपोनेंट 2 हैं, साथ मत लिखना, ठीक है। एक करंट अकाउंट है जिसके अंदर खुद 4 चीजें हैं, और दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर खुद 3 चीजें हैं। तो बहुत बड़ी बात है भाई ये, ठीक है। तीसरा डिफरेंस जो बीओटी है ना, इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, यानी ये फेवरेबल भी हो सकता है यानी सरप्लस में, अनफेवरेबल भी हो सकता है यानी डेफिसिट में, और ये बैलेंस्ड भी हो सकता है। लेकिन बीओपी अकाउंट ऑलवेज रिमेन इन बैलेंस, ऑलवेज इन बैलेंस। अब यार ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या बीओपी हमेशा बैलेंस में रहता है? जी हां, बीओपी हमेशा बैलेंस में रहता है, क्योंकि अगर ये बैलेंस में नहीं होता तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इसको बैलेंस में लेके आते हैं। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इसको बैलेंस में लेके आते हैं। एक ऐसा ट्रांजैक्शन किया जाता है सरकार के द्वारा, अगर आप डीप नॉलेज चाहते हो तो भी एंड में दे रहा हूं इसके बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक सेंस में ये बैलेंस में रहता है, बाकी अकाउंटिंग सेंस में नहीं होता, मतलब कैलकुलेशन की सेंस में नहीं होता, क्योंकि एक बार तो डेफिसिट आया था, सरप्लस आया था, लेकिन फिर इसको एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट कैसे होता है वो डीप नॉलेज है, वो बताता हूं भी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यार अब बात आएगी देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का बड़ा इंडिकेटर ये है, ये नहीं है, ध्यान रखना। बीओपी बड़ा कॉन्सेप्ट है तो बड़ा इंडिकेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, ठीक है। 4 डिफरेंस कर लो, काफी है, और ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है जी। ऐसे ही एक डिफरेंस आ सकता है करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में। भाई साहब, पहला करंट अकाउंट वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि बीओटी विजिबल आइटम से डील करता है सिर्फ। फिर बताने पड़ेंगे करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, 4 नाम लिखने पड़ेंगे, उसमें ये भी आ जाएगा एक इसका, और इसका एक ही कंपोनेंट है, इसका एक है, इसके 4 है, ठीक है। 2 डिफरेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 डिफरेंस काफी है, लेकिन और भी बोल सकते हो अगर महंगे लेवल के डिफरेंस चाहते हो। तो ये बनेगा, अगर बीओटी में कोई डेफिसिट या सरप्लस की सिचुएशन आ गई, यानी एक आइटम ऊपर नीचे हो गया, तो करंट अकाउंट के बचे हुए 3 आइटम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी द डेफिसिट और सरप्लस इन द बीओटी अकाउंट कैन बी हैंडल्ड या कैन बी कवर्ड या कैन बी फाइनेंस्ड बाय द करंट अकाउंट बैलेंस, बट द करंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस इज नॉट या कैन नॉट बी फाइनेंस्ड थ्रू बीओटी। नहीं हो सकता,
ठीक है, आगे 3 डिफरेंस हो गए। और करंट अकाउंट डेफिशिट काफी सारी बुक में लिखा है, क्या खतरे की घंटी है, कॉज ऑफ अलार्म है? भाई बिल्कुल भी खतरे की घंटी नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिशिट हो या इसका सरप्लस हो, वो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर नीचे ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल अकाउंट उसको हैंडल कर लेता है, इसलिए बिल्कुल भी खतरे की घंटी नहीं है। ठीक है, आगे अब महंगे लेवल के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो सेंट्रल बैंक या हमारे देश की सरकार करती है और बीओपी वापस बैलेंस में आ जाता है? तो यार अकोमोडेटिंग आइटम का एग्जांपल यहां ले लो। पहले नंबर पे बताता हूं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको छेड़ती है आरबीआई। अगर आरबीआई ने जबरदस्ती फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कम कर दिया, इसको शॉर्ट में लिखता हूं भाई, पेश ना इतना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कम कर दिया, तो मतलब फॉरेन करेंसी की जो मार्केट है ना देश में, उसके पास पैसे आ गए, क्योंकि आरबीआई ने कम कराया, तो मतलब बेच दिया उनको। हैवी लेवल की चीज है, ठीक है, उनको बेच देगी तो मार्केट के पास पैसे आ जाएंगे, इनफ्लो फॉरेन करेंसी होगा, मार्केट के ही बैलेंस की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर बीओपी का डेफिसिट कवर हो जाएगा अगर बीओपी डेफिसिट में हुआ तो। लेकिन अगर बीओपी सरप्लस में था तो आरबीआई उनसे फॉरेन करेंसी खरीद लेगा, तो इंक्रीज कर देगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास। ठीक है ना, यानी यहां पर आरबीआई बाइंग एंड सेलिंग करता है ना ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, करता है ना, यही ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होता है। और दोस्तों इसमें वो आरबीआई अपने पास जो ऑफिशियल लेवल पे फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखा होता है उसको छेड़ता है ना, तो बस उसको छेड़ने का जो ट्रांजैक्शन है उसका स्पेशल नाम है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। जो बच्चे स्मार्ट है वो एंड तक पहुंचेंगे और वो ये महंगे लेवल का क्वेश्चन करके जाएंगे। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन जो ऑफिशियल रिजर्व को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे उसको ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन बोलते हैं, या फिर आसान भाषा में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। तो ये चीज अपने आप में एक अलग से इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं यार कि फोर बीओपी का बेसिकली चैप्टर मोटे मोटे तौर पर नहीं, अंदर तक के तौर पर क्लियर कट पूरा खत्म हो चुका है। एक एक कॉन्सेप्ट आपको करा दिया है, एक एक चीज आपको करा दी है, डिफरेंस जो आने थे वो आपको करा दिए, कंपोनेंट थे जो आपको करा दिए, आपको ये भी बता दिया कि पेपर में किस लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। अब बारी है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूं कि हाँ भाई कैसा क्वेश्चन पेपर में आता है। तो भाई एक कॉन्सेप्ट और यहां पर कराऊंगा, उसके बाद देखो, हाँ ये लिखा भी है टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर, आज पढ़ोगे कल नेता बनोगे। नेता बनने का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन जीतने हैं, मतलब दुनिया में सबसे बड़े हेड बनोगे, या फिर अपनी कंपनी में सबसे बड़े हेड बनोगे, या स्कूल में टीचर बने तो सबसे बड़े हेड बनोगे, वकील बने तो सबसे बड़े वकील बनोगे। ठीक है, अब यहां यार बात कर ली मैंने कि तुमसे कहा कि करंट अकाउंट के मुझे कुछ कंपोनेंट्स बता दो, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सिर्फ करंट अकाउंट के नहीं, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट भी। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से यही बनता है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दोनों में से किसी भी अकाउंट के कंपोनेंट्स पूछ लेगा आपसे। दूसरा डिफरेंस का क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस में मेजरली बीओटी और बीओपी काउंट होते हैं, बीओटी वर्सेस बीओपी, और दूसरे पे बीओटी का ही डिफरेंस आता है, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, बीओटी का ही डिफरेंस आता है करंट अकाउंट बैलेंस से। ठीक है, अगर वो तुम्हें परेशान करना चाहेगा तो हैवी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और उसको बोलते हैं अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस आइटम में डिफरेंस। ठीक है जी, ये पूछेगा आपसे, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महंगे लेवल का क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे कि इंपोर्ट ऑफ मशीनरी करा दिया तो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो विजिबल आइटम है। एफडीआई विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगी? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि ये कैपिटलिस्टिक नेचर की ट्रांजैक्शन है। ये रीजन भी दे देना, रीजन दोगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। भाई रीजन जो बच्चे नहीं देते, टीचर उसके नंबर काट लेते हैं, फिर वो रोते हैं, कहते हैं नहीं मैंने तो आंसर लिखा था, इतना बड़ा लिख दिया, टीचर ने पूरे नंबर नहीं दिए। तो कहानी यही होती है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया 6 नंबर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूं, डिस्टिंग्विश बिटवीन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन एंड ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, फुल स्टॉप लिखा था, फिर लिखा था ऑल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बीओपी डेफिसिट। तो बीओपी डेफिसिट का मीनिंग भी बताना था। अब ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग का डिफरेंस तो 4 नंबर का हो गया। तुम कहोगे बीओपी तो कभी डेफिसिट में होता ही नहीं। भाई नहीं होता, क्योंकि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कर दिया जाता है,
लेकिन फिर भी बीओपी डेफिसिट में पहले तो था ऑटोनोमस की वजह से। जब था डेफिसिट में तभी तो उसको बैलेंस में लाया ना, ओवरऑल नहीं होता क्योंकि बैलेंस में हो जाता है। लेकिन मीनिंग तो पता ही है इसका। तो यार इसका मीनिंग भी 2 पॉइंट में लिखा जा सकता है। एक, जब ऑटोनोमस इनफ्लो यानी जो पहले ट्रांजैक्शन हुए थे वो कम रह गए ऑटोनोमस आउटफ्लो से, आउटफ्लो बोल दो, आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना। तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन सम टोटल ऑफ ऑटोनोमस इनफ्लो इज लेस देन द सम टोटल ऑफ ऑटोनोमस आउटफ्लो। अब ये आउटफ्लो लिखा है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरे पे ये वो सिचुएशन है जब करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दोनों को टोटल करोगे ना, दोनों का बैलेंस है, इनको टोटल करोगे तो अगर नेगेटिव आंसर आया तो बीओपी डेफिसिट में कहा जाता है। तो यार ये भी चीज क्लियर कर दी, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं। जो बवंडर बनाते हैं ना क्वेश्चन, वो सारे क्लियर कर दिए। अभी भी आपको कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है, कमेंट सेक्शन में बताओ। अपनी क्लास में स्कूल के दोस्तों को बता दो कि लव सर बवंडर मचा रहे हैं और एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करा रहे हैं बीओपी डेफिसिट का। इससे मस्त मलाई मक्खन चैप्टर मैं कह रहा हूं कहीं मिल ही नहीं सकता तुम्हारे कोर्स के हिसाब से। समझ लो इस बात को। अब तुम कहोगे सर नहीं, मेरे पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि बीओपी में अगर डेफिसिट हो गया तो उसको कवर कैसे करेंगे? अरे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन से करेंगे, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूं आपको हर एक चीज करा दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको डीपीपी जरूर सॉल्व करनी चाहिए। पीडब्ल्यू की ऐप पे चले जाओ और वहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके प्रॉपर आंसर आपको वहीं मिल जाएंगे, और ये चीज आपको पूरी प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में वहीं पर मिल जाएगी। तो जिस चीज की तुम्हें तलाश थी कंटेंट की, कंटेंट भी मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।